करते हैं सुपर टेट परीक्षा की तैयारी या सी टेट परीक्षा की तैयारी, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। इस टॉपिक से एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, जो कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण पे बनाया गया। इसका पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर आपने उसे भी ना देखा हो तो उसे भी देख लें। आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास के चरण। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, फटाफट बताइए। जीन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इनके 4 चरण है। संज्ञानात्मक विकास का इन्होंने 4 चरण बताया, जिसमें पहला है संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष यानी जन्म से, जब बच्चे का जन्म होता है तब से 2 वर्ष तक का जो उम्र होता है उसे किस अवस्था में रखा गया, संवेदी पेशीय अवस्था, यानी 0 से 2 वर्ष की अवस्था को कहते हैं संवेदी पेशीय अवस्था। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नाम से ही पता चलता है क्रिया करने से पहले की अवस्था। क्रिया करने से पहले की अवस्था यानी काम करने से पहले की अवस्था को क्या कहेंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 2 से 7 वर्ष की अवस्था है ये। अगला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। तीसरा अवस्था जो इन्होंने रखा वो क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। अगला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक, 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। अब देखिए, पहला हम लोग बिल्कुल विस्तार पूर्वक से इस पे बात करेंगे। सबसे पहले संवेदी पेशीय अवस्था क्या है। इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। जो ये संवेदी पेशीय अवस्था, पेशीय समझते हैं आप लोग, मांसपेशी जिसको कहते हैं वही है पेशी। तो पेशीय अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था, इसमें बच्चा किसी भी चीज को हाथ से पकड़ेगा, हाथ से छुएगा। ठीक है, इंद्रियां आंख, कान, नाक, हाथ और त्वचा का प्रयोग करके कोई भी चीज सीखेगा। जैसे उसको जो 0 से 2 साल का बच्चा है, उसको अगर आप पेन दे दे, पेन से गोजना शुरू कर देगा। तो ये क्या है, वो हाथ से क्रिया कर रहा है। तो वो कौन सा अवस्था हो जाएगा, संवेदी पेशीय अवस्था, जिसमें ज्ञान इंद्रियों के प्रयोग से ही सिर्फ बच्चा सीख पाता है। ठीक है, वस्तु अस्थायित्व का ज्ञान आ जाता है इस अवस्था में। देखिए, वस्तु अस्थायित्व का बच्चे में क्या आ जाता है, ज्ञान आ जाता है। यानी यदि किसी वस्तु को आप छुपा दें, तो जो वस्तु आपने छुपाया है उसे अगर बच्चा पहले देखा होगा, तो अगर उस वस्तु को उसे खोजना होगा तो उसका क्या है, पहले से छाप उसके दिमाग में बना हुआ है। जैसे मान लें कि आप चाबी को कहीं छिपा देते हैं या मोबाइल कहीं छिपा देते, तो मोबाइल का छाप बच्चे के दिमाग में बना हुआ है। वो इस अवस्था में क्या करेगा, उसे भी ढूंढ लेगा। तो इसे क्या कहेंगे, संवेदी पेशीय अवस्था, यानी इसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण बच्चे में आ जाता है। अब प्रकाश के प्रति देखिए, यह एक बात और मैंने लिखा है, प्रकाश के प्रति बच्चा इस अवस्था में सचेत रहता है। आपको अगर पूछ दिया जाए कि जीन पियाजे के किस अवस्था में, जीन पियाजे महोदय के द्वारा दिए गए 4 अवस्था में से किस अवस्था में बच्चे जो है प्रकाश के प्रति काफी सचेत रहते हैं, तो वो कौन सा अवस्था है, संवेदी पेशीय अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था है। अगला हम लोग पढ़ेंगे, पहला ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग कहाँ आ जाएंगे, यहाँ दूसरा नंबर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी नाम से ही पता चलता क्रिया करने से पहले की अवस्था को क्या कहेंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज, सामने जो बच्चा के सामने जो चीज आएगी उसे देख पाएगा, समझ भी पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जिसमें बच्चा सामने से आने वाली चीज को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया कर नहीं पाएगा। इसी अवस्था के अंतर्गत दोस्तों ये जीववाद, अहं केंद्रित भी आता है। जीववाद, अहं केंद्रित और पलटावी, ये सभी
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है, इसको हम लोग डिटेल पूर्वक पढ़ेंगे। जीववाद क्या है? जीववाद देखिए, जीववाद यानी क्या? सजीव और निर्जीव की पहचान करना। सजीव और निर्जीव की पहचान करना, दोनों में अंतर नहीं कर पाता। 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं? जीववाद। जैसे अगर बच्चे को किसी चीज से चोट लग जाती है, तो अगर आप उसे डांट दें, उस चोट लगने वाली वस्तु को अगर डांट दें, तो आप बच्चे को लगता है कि इससे मुझे चोट लगी थी, इसीलिए इसे डांटा गया। तो दोस्तों उन्हें ये नहीं पता होता ये सजीव है या निर्जीव है। अगर उसको क्या पेन दे दे हाथ में, पेन अगर गड़ जाए कहीं हाथ में, अगर पेन को आप उठा के पटक दें, तो बच्चा सोचेगा कि ये जो हमें क्षति पहुंचाया, इससे जो हमें नुकसान हुआ, इससे जो हमें दर्द हुआ, इसको इसकी सजा मिल चुकी है। तो बच्चे में सजीव और निर्जीव का गुण नहीं आता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। और अहं केंद्रित, देखिए अहं केंद्रित बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए। अहं केंद्रित का जो गुण है वो भी इस अवस्था में बच्चे में देखने को मिलते हैं। जब बच्चा अहं केंद्रित कहते किसको है? तो बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है इस अवस्था में कि वह जो कर रहा है वही सही है। बच्चा जो कर रहा है वही सही है, ठीक है। तो वो बच्चा किस अवस्था में अहं केंद्रित का गुण आता है? तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अहं केंद्रित का गुण आता है। अगर बच्चा खेल रहा है, आप उसको कितना भी मना करें, वो खेलना नहीं छोड़ेगा। वो जो खेल खेल रहा है वो चाहेगा कि यही खेल सब खेले। जो बच्चा खेल पसंद करता है, तो वो बच्चा सोचेगा जो खेल उसे पसंद है वही खेल उसके पापा भी खेले, उसकी मम्मी भी खेले। तो यही कौन सी अवस्था, क्या कहलाती है? अहं केंद्रित। यानी जो वो खुद कर रहा है वो दुनिया का सबसे सही चीज है। ये गुण भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के अंदर देखने को मिलती है। आगे देखेंगे अपलटावी का गुण क्या है? तो उलटना और पलटना बच्चा नहीं सीख पाता है। इस अवस्था में बच्चा उलटना और पलटना नहीं सीख पाता। जैसे बच्चे को लेकर आप कहीं चले जाए, कहीं जाए, मान लीजिए बच्चे को लेकर आप अपने आसपास के बगल के बाजार में जाए बच्चे को घुमाने के लिए, और वहां से अगर बच्चे को बोल दे कि अब तुम यहाँ से घर चले जाओ, तो बच्चा वापस घर नहीं आ पाएगा। तो यही क्या है? अपलटावी, उलटना पलटना का गुण। या बच्चे को आप उदाहरण के तौर पर लिख दे 2 + 3 = 5। अगर बच्चे को फिर से अगर दे 3 + 2 कितना होगा, तो बच्चा नहीं बता पाएगा। यही क्या है? अपलटावी का गुण। तो अपलटावी का गुण बच्चे में नहीं होता है। अपलटावी का जो ये क्रिया है उसको बच्चा नहीं सीख पाता है। किसमें? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। आगे देखेंगे मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार। बच्चे मुद्रा को भी नहीं पहचान पाते हैं। किस अवस्था में? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगर बच्चे को 2 रुपया दो नोट दे दे, अगर जो नोट लंबा होगा, बच्चे को 2 नोट दे दे, जो नोट लंबा होगा बच्चा उसे ही लेना पसंद करेगा, चाहे वो नोट कम अंक का क्यों ना हो, उस नोट का वैल्यू कम क्यों ना हो, इस बात को बच्चा नहीं समझ पाएगा। जो उसको दिखेगा बड़ा वो उसे ही लेना पसंद करेगा। दूरी, भार, दूरी और भार में भी अंतर, दूरी में भी अंतर नहीं कर पाएगा, भार में भी अंतर नहीं कर पाएगा, ऊंचाई का भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएगा। इस अवस्था में अगर बच्चे को भार दे दे, अगर जो चीज ज्यादा दिखाई देगा, अगर मान लीजिए बच्चे को 1 केजी लोहा रख दिया जाए और एक इतना बड़ा ढेर रुई का रख दिया जाए, वो बच्चे से आप पूछें कि इसका वजन भार ज्यादा होगा लोहे का या रुई का, तो बच्चा जवाब देगा रुई का, क्योंकि उसे ये गुण उसके अंतर्गत, बच्चे के अंतर्गत इस अवस्था में देखने को नहीं मिलता है, नहीं आता है। तो दोस्तों आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया कौन सा? मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी और भार। इसके बारे में भी गुण, इसका गुण बच्चे में नहीं देखने को मिलता है। किसमें? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अब देखिए इसी के अंतर्गत एक आता है केंद्रीकरण। सब विशेषता को छोड़कर, यहां मैंने लिखा सब विशेषता को छोड़कर एक विशेषता पर ध्यान देना। सब विशेषता को छोड़कर एक विशेषता पर बच्चा क्या करता है? ध्यान देता है। मान लीजिए जब छोटे बच्चे
जब छोटे बच्चे 2 से 7 वर्ष के बच्चे को अगर प्ले स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता है तो प्ले स्कूल में क्या होता है, पढ़ाने के साथ साथ खेलना कूदना ये सब भी सिखाया जाता है। तो खेलना कूदना भी सिखाया जाता है और साथ साथ पढ़ाया भी जाता है। तो बच्चे को जिस चीज में ज्यादा मन लगता है, बच्चे को मान लीजिए खेलने में ज्यादा मन लगेगा तो वो सोचता है कि 9 बजे जो हम प्ले स्कूल जाते हैं तो वहां पे किस चीज के लिए जाते हैं, खेलने के लिए जाते हैं। तो उसके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट तैयार हो गया है कि वहां जो जाते हैं तो सिर्फ खेलना है, क्योंकि उसको क्या है, खेलना पसंद है। तो उसका ध्यान जो है खेलने के ऊपर केंद्रीकृत हो चुका है, बाकी जो चीज वहां करवाते हैं उसके ऊपर उसका ध्यान नहीं है। जैसे बच्चे को आप अगर मोबाइल देते तो मोबाइल में बच्चा सबसे पहले क्या करता है, गेम खेलना शुरू करता है। भले ही मोबाइल से बहुत सारे और काम होते, किसी से बात किया जाता है या कोई चीज का आप कैलकुलेशन करते हैं, तो वो सारे चीजों से बच्चों को कोई मतलब नहीं है। सिर्फ किस चीज से मतलब है, तो उसे गेम खेलने से ही मतलब है। तो उसका ध्यान जो है गेम खेलने के ऊपर केंद्रित हो चुका है। तो ये गुण किसमें रहता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी 2 से 7 वर्ष के बच्चे जो है उसमें ये गुण भी देखने को मिलते हैं। किन्होंने कहा, तो जीन पियाजे महोदय ने कहा, जो कि एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक साथ ही साथ क्या थे, चिकित्सक भी थे। ठीक है, बालक पड़ोसी बच्चों के साथ भी खेलता। इस अवस्था में बच्चा क्या करता, पड़ोसी बच्चों के साथ, जो उसके आसपास के बच्चे होंगे उसके साथ खेलना पसंद करता है। बच्चे चित्र शब्द, देखिए यहाँ बच्चे चित्र शब्द व प्रतीकों का प्रयोग कर प्रतीकात्मक खेल भी खेलता है। बच्चा क्या करता है, प्रतीकात्मक खेल भी इस अवस्था में खेलता है। आगे देखिए क्रमबद्धता, इसी के अंतर्गत आता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत भी ही आता है क्रमबद्धता। वस्तु क्रमबद्धता है क्या, तो इस अवस्था में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में क्रमबद्धता का गुण नहीं आता है। वस्तु को आकार में रखना, मान लीजिए छोटे छोटे 10 गिलास बच्चे को दे दिया जाए और आप उसको कहें इसे बढ़ते हुए क्रम में सजाओ या घटते हुए क्रम में सजाओ, तो बच्चा इसको सजा नहीं पाएगा। किस अवस्था में, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, क्रमबद्धता का गुण बच्चे में नहीं आता है। छोटे से बड़े के तरफ या बड़े से छोटे के तरफ किसी भी चीज को बच्चा बिल्कुल नहीं सजा पाएगा, वो उल्टा पलटा गलत फलत कर ही देगा। तो ये किसके अनुसार, जीन पियाजे महोदय के अनुसार 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चे के अंदर ऐसा होता है। तो दोस्तों अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे और पढ़ने में मजा आ रहा हो तो निश्चित ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा। आगे देखेंगे संरक्षण क्या है। संरक्षण, देखिए संरक्षण के अंतर्गत साइज और शेप करने पर उसकी क्वालिटी पर प्रभाव नहीं पड़ता है। साइज और शेप चेंज करने पर उसके क्वालिटी पर प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाएगा। जैसे मान लीजिए आप बच्चे को माजा, जो कि गर्मी के महीने में बच्चे को बहुत पसंद आता है, अगर माजा का एक बोतल बड़ा बोतल लेके आए, उसमें आप 2 गिलास लें, तो बच्चे को अगर दोनों गिलास में बराबर, 2 बच्चा है, दोनों गिलास में अगर उसको बराबर बराबर ही दिया जाए, आधा आधा ही दिया जाए, लेकिन साइज में एक गिलास आप इतनी बड़ी ले लें और एक गिलास इतना छोटा ले लें, भले ही उसमें माजा की जो क्वांटिटी है आपने सामान दिया है, लेकिन दोनों बच्चे को पूछे कि इनमें से कौन लोगे, तो उसमें से दोनों बच्चा क्या कहेगा कि जो बड़े साइज का गिलास है उसे ही लेना चाहेगा। तो दोस्तों यही है संरक्षण, यानी साइज और शेप के बदलने पर उसके क्वांटिटी में अंतर नहीं होगा। इस बात को बच्चा जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं सीख पाता है। ठीक है, आगे देखेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था को जीन पियाजे महोदय ने कहा है। ये कौन सी अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है मेरे दोस्तों। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी वस्तु को देखकर, इस अवस्था में बच्चा सामने रखी वस्तु को देखकर ही कुछ कर सकता है, उस पर चिंतन करना शुरू कर देता है। ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है, इस अवस्था में बच्चा के सामने जो वस्तु रखी हुई है सिर्फ उसे ही देखकर वो क्या कर सकता है, उस पर चिंतन कर सकता है, उसे उसके बारे में वो सोच सकता है। जैसे इस अवस्था में आप बच्चे को कह दें कि गाय के बारे में पूछ दें, जब तक वो गाय को देखेगा नहीं, गाय को देखेगा फिर कहेगा इसके पास कितने 2 सींग हैं, इसको खाने के लिए एक मुंह है, इसके 2 कान हैं, जब तक उसको देखेगा नहीं तब तक बच्चा बता नहीं पाएगा। किस अवस्था में,
किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था। इसमें बच्चा वस्तु को देखकर ही उस पर तर्क कर सकता है, उसमें उसके ऊपर चिंतन कर सकता है। यहाँ देखिए, इस अवस्था में बच्चे में अपलटावी मुद्रा संप्रत्यय जीववाद भार संरक्षण क्रमबद्धता की योग्यता आ जाती है। यानी 7 से 11 वर्ष में जैसे ही बच्चा पहुंच जाएगा, अगर उसे आप पूछेंगे कि बच्चे गाय जरूरी है कि नहीं, तो वो जवाब देगा बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि गाय से हमें क्या मिलती है? दूध की प्राप्ति होती है। 7 से 11 वर्ष की अवस्था में ये गुण उसमें आ जाता है। ठीक है। भार, वो भार के अनुसार अगर 1 केजी लोहा रख दें और एक लोहे का इतना बड़ा टुकड़ा रख दें और इतना बड़ा ढेर अगर रुई का रख दें, तो बच्चा बता देगा किसका भार ज्यादा होगा। वो बता देगा कि लोहे का भार ज्यादा होगा। किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो इस अवस्था में भार को भी समझने का गुण आ जाता। संरक्षण, यानी शेप साइज चेंज करने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप उसको ठग बिल्कुल नहीं सकते। अगर छोटी गिलास में भर कर अगर माजा दे दें, क्वांटिटी में ज्यादा मात्रा में माजा दे दें और बड़े गिलास में कम दें, तो बच्चा कहेगा हम छोटा ही लेंगे, क्योंकि उसके अंदर ये समझ का विकास हो चुका है कि इसमें किसमें ज्यादा है और किसमें कम है। शेप साइज से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है दोस्तों। तो इस अवस्था में आप बच्चे को उल्लू नहीं बना सकते हैं। आगे देखिए, क्रमबद्धता, अगर उसको 10 गिलास छोटे छोटे दे दिए जाए, तो इस अवस्था में वो उसको बड़े से छोटे और छोटे से बड़े साइज में सजा सकता है। ये गुण भी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के अंदर 7 से 11 वर्ष की अवस्था में आ जाता है। किसने कहा था? जीन पियाजे महोदय ने कहा था। अब देखेंगे आगमनात्मक तर्कना। ये आगमनात्मक तर्कना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सीटेट की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, ये जो बैच चल रहा, ये स्पेशल सुपर टेट और साथ ही साथ सी टेट के लिए भी चल रहा है। तो जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, और जो सी टेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, किसी भी प्रकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या शिक्षकों से संबंधित परीक्षाएं आयोजित की जाती हो। आगे देखेंगे आगमनात्मक तर्कना क्या है। इसी अवस्था में ये आगमनात्मक तर्कना का गुण बच्चे के अंदर आ जाता है। इसमें आगमनात्मक तर्कना में होता क्या है? तो उदाहरण पर आधारित होकर तर्क करने की क्षमता जो है आगमनात्मक तर्कना कहलाता। उदाहरण देकर बच्चे को उदाहरण देंगे तो बच्चे उस पे उदाहरण के अनुसार उस पे तर्क करना सीख जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? आगमनात्मक तर्कना। जैसे मैंने अभी एक उदाहरण दिया था, बच्चे को पूछे गाय जरूरी है, क्यों जरूरी है? तो बच्चा फट से बोल देगा क्योंकि इससे हमें दूध मिलता है। तो ये आगमनात्मक तर्कना करने का गुण जो है किस अवस्था में आ जाता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी 7 से 11 वर्ष की अवस्था में आ जाता है। किसने कहा था? जीन पियाजे महोदय ने कहा था। आगे देखेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है ये क्या है मेरे दोस्तों? 11 से 15 वर्ष की अवस्था जो है उसे ही क्या कहते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ठीक है। संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था इसे माना गया। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था माना गया है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन, यानी वस्तु को देखे बिना भी उस पर सोच सकता है, उस पर अपना तर्क दे सकता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। निगमनात्मक तर्कना, निगमनात्मक तर्कना नी से नियम, ठीक है ना? तो इसमें नियम पहले आता है और तर्क बाद में। तो निगमनात्मक तर्कना विधि जो है इसमें नियम को पढ़कर बच्चा उस पर तर्क दे सकता है। इसमें बच्चा नियम के ऊपर तर्क करने लगता है। निगमनात्मक तर्कना में वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत बच्चे के अंतर्गत देखने को आपको मिलेंगे। इस अवस्था में बच्चे खुद से निर्णय भी लेना शुरू कर देते हैं। ये जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चे खुद से निर्णय करना शुरू कर देते हैं। कोई चीज को अपने दिमाग में स्मरण करने लगते हैं, ठीक है, मनन करने लगते हैं। ये सारे काम किसमें होते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। अंकों का भी प्रयोग बच्चा इस अवस्था में सीख जाता है। अंक का प्रयोग करना भी इस अवस्था में बच्चा सीख जाता है। कोई अगर समस्या दे दे बच्चों को तो उसका हल भी आपको वो बता देगा। किस अवस्था में? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। किसने कहा? जीन पियाजे महोदय ने कहा। अब देखिए इस अवस्था नहीं, जीन पियाजे महोदय के ये जो 4 चरण है इनकी आलोचनाएं भी
की गई है। क्या है आलोचना? तो जीन पियाजे महोदय ने कहा था कि जो जिस प्रकार से बच्चे में जैविक परिपक्वता आती है, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, उसी प्रकार से उसमें समझबूझ की शक्ति आती है। लेकिन दोस्तों इसकी आलोचना इस प्रकार से हुई है, कहा गया है कि बच्चे को अगर अच्छा वातावरण, यहाँ मैंने लिख भी रखा है, बच्चे को अगर अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था, जो उसकी अवस्था है, उस अवस्था की क्षमता से अधिक भी सीख पाएगा। तो जीन पियाजे महोदय ने कहा था कि बच्चे जो है अपने अवस्था के अनुसार ही सीखता है, बच्चे अपने अवस्था के अनुसार ही सीखता है। लेकिन उनकी आलोचनाएं की गई कि बच्चे को अगर बेहतर से बेहतर वातावरण दिया जाए, सामाजिक परिवेश दिया जाए, परिवार का स्टेटस अच्छा हो, परिवार के सभी लोग अच्छे भाषा का प्रयोग करते हो, परिवार में सभी शिक्षित हो, उसकी माँ शिक्षित हो, उसके पिता शिक्षित हो, तो बच्चे का जो विकास होगा उसके अवस्था का जो एक कह सकते हैं अवस्था का जो एक मानक है, उससे कहीं ज्यादा बच्चे का विकास होगा अगर उसको अच्छे वातावरण में रखा जाए। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि परिवार सबसे पहला पाठशाला होता है, और परिवार का जो है क्या करना चाहिए, परिवार का वातावरण बिल्कुल सौम्य, सहज और अच्छे ढंग का होना चाहिए। अगर उसमें नैतिकता है, परिवार में अच्छा वातावरण है, अच्छा परिवेश है, आसपास अच्छे लोग रहते हैं, तो वहाँ जो बच्चे हैं उसका विकास और जगहों से कहीं ना कहीं बेहतर ढंग से ज्यादा होता है, अपने अवस्था के बच्चों से ज्यादा उसके अंदर विकास होता है। तो ये आलोचनाएं जीन पियाजे महोदय के इस नियम के ऊपर है। तो दोस्तों आई होप ये सारे तथ्य आपको समझ में आ गए होंगे, और इस तथ्य से सबसे ज्यादा शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या किसी भी प्रकार का शिक्षकों से संबंधित परीक्षा हो, उसमें सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर एक बार में ये वीडियो ना समझ में आए तो आप इसे दोबारा देखें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। फिर भी अगर आपको ना समझ में आए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसको मैं पुनः फिर से और अच्छे बेहतर ढंग से समझाकर वीडियो बनाकर आपके पास तक पहुंचाऊंगा। दोस्तों आपने अगर मेरे ऊपर भरोसा किया तो बिल्कुल ही आप बहुत ही अच्छे नंबर से सीटेट हो या सुपर टेट की परीक्षा हो, उसे मैं आपको क्वालिफाई करवाऊंगा, बशर्ते कि आपको सिर्फ सारे वीडियोस को देखने हैं। एक बार ना समझ में आए, दो बार देखिए, दो बार नहीं 3 बार देखिए। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसे भी आप देखते रहे, मैं सारे प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ताकि आप बहुत अच्छे नंबर से इस परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो दोस्तों आई होप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपकी तैयारी जो बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके, और आपका जो लक्ष्य है शिक्षक बनने का, उस लक्ष्य तक पहुंचाने में मैं आपका मददगार साबित हो सकूं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।